नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इधर पड़ोसी राज्य झारखंड में भी एक सीट पर उपचुनाव होना है और यहां पर भी तमाम स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं चुनावी प्रचार करने के लिए और सभी अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है यहाँ एनडीए या बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और दूसरी तरफ है जेएमएम से रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन, तो वहीं जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की फाइट क्यों खास है, क्यों दिलचस्प है? कल्पना सोरेन से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक, और इधर दूसरे खेमे की बात करें तो तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे और जो मुख्यमंत्री रहे हैं बीजेपी के झारखंड में, रघुवर दास हो, अर्जुन मुंडा हो या चंपई सोरेन, सभी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो घाटशिला की जंग कितनी दिलचस्प है, और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन है, करिश्मा अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, सबसे पहला सवाल आपसे, आप घाटशिला से वापस आ रही हैं, जमीन पर क्या नजर आ रहा है, कैसा मुकाबला दिख रहा है? जी आसिया, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से सर्दी की दस्तक हुई और इस बीच झारखंड की जो सियासी तापमान है वो पूरे तरीके से बढ़ चुका है। क्योंकि मैंने खुद घाटशिला में कई लोगों से बातचीत की, जनता से भी मैं जुड़ी, तो जनता का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि इस बार विकास के मुद्दे पर जनता जो है वो वोट कर रही है। देखिए, लगातार जो सभाएं हैं वो हो रही है, चाहे हम जेएमएम की तरफ से देखें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सभा को संबोधित कर रहे हैं, साथ ही गांधी विधायक जो है कल्पना सोरेन वो भी लगातार सभा को संबोधित कर रही हैं, और सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं उसे कहीं ना कहीं मंच से गिनवाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए, महागठबंधन की ओर से पहले ही कहा गया था आसिया कि इस बार महागठबंधन जो है अपनी पूरी ताकत झोंकेगा, और वहां पर नजारा बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। महागठबंधन के जितने भी घटक दल के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो घाटशिला में जरूर नजर आए, और सभी का यही कहना है कि 2024 के जो चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, यानी कि सभी लोग वो उदाहरण दे रहे हैं आसिया, चूंकि झारखंड में 28 एसटी रिजर्व्ड सीट है जिसमें बीजेपी ने सिर्फ एक सीट पर ही परचम लहराया है। तो ऐसे में लगातार जेएमएम के तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनका कहना है कि हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा, यानी कि 2024 में जो परिणाम सामने आए थे इस बार भी परिणाम जो है वो महागठबंधन के फेवर में ही आएगा। क्योंकि देखिए आसिया, झारखंड में 6 बाई इलेक्शन हो चुके हैं और उसमें आपने देखा होगा कि 5 जो है वो महागठबंधन के फेवर में जरूर आए। एक जो सीट है रामगढ़ से, वहां पर जो आजसू की विधायक जो है वहां पर चुनी गई थी। तो ऐसे में 5 जो सीटें हैं वहां पर आपने देखा होगा कि महागठबंधन की जो जीत है वो हुई थी, और इसको लेकर जब हमने खुद कई मंत्रियों से बातचीत की तो उनका कहना है कि जीत को लेकर वो पूरे तरीके से आश्वस्त है। हालांकि कल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को लेकर जो बयानबाजी की, इसको लेकर चंपई सोरेन का भी स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा में उस तरीके का सम्मान नहीं मिला। साथ ही उनका यही कहना था कि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि या तो वो सन्यासी या फिर सन्यास लेंगे, या फिर वो कोई पार्टी का दामन थामेंगे, या फिर कोई अन्य पार्टी वो बनाएंगे। तो ऐसे में उनका कहना है कि मैंने जो कहा था वही मैं किया हूं। अगर मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी का विजन मेरे विजन से मैच करता है तो मैं बीजेपी का दामन थामा हूं। लेकिन कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं आसिया कि घाटशिला में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। चूंकि इस बीच जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू, उनकी एंट्री हो जाती है, और इस बार जेएलकेएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेएलकेएम सत्ता परिवर्तन नहीं करना चाहता है बल्कि सिस्टम को बदलना चाहता है। उनका कहना है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर जिस तरीके से हमने सुप्रीमो जयराम महतो से बातचीत की तो उनका कहना है कि वो लोग सिस्टम बदलने के लिए निकले हैं, और साथ ही उनका यही कहना था कि घाटशिला में अब तक ना तो डिग्री कॉलेज है ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरे तरीके से चरमरा चुकी है। दूसरी ओर अगर एनडीए की बात करेंगे आसिया, तो देखा होगा आपने कि झारखंड के 4 पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो चुनावी मैदान में लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री जो है वो घाटशिला पहुंच रहे हैं। तो इस बीच हमने कई बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत की तो उनका कहना है कि इस बार घाटशिला की जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है। भ्रष्टाचार हो या फिर अन्य ऐसे मुद्दे हैं, पेशा कानून को भी लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सरकार पर हमला बोला, और उनका कहना है कि पेशा कानून को लेकर सरकार अभी भी चुप्पी साधी हुई है। सरकार की तरफ
से अब तक इसको लेकर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ड्राफ्ट जरूर तैयार किया जा रहा है, लेकिन आगे जो चीजें बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में एनडीए की तरफ से सरकार की जितनी भी खामियां हैं उसे गिनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है, सभी के अपने अपने वादे, अपने अपने दावे है आसिया, लेकिन जनता जो है इस बार विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है। जनता का कहना है कि जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन करेगा हम उसी को वोट करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था भी वहां पर ठीक नहीं है, ऐसे में उनका यह भी कहना है कि पानी हो, सड़क हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब तक घाटशिला में काम नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं आसिया कि 14 तारीख को चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर वहां की जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन जनता का जो मिजाज है आसिया, उनका यही कहना है कि जो भी विकास के मुद्दे पर बात करेगा, जो भी विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगा, उसी को जनता जो है अपना आशीर्वाद देगी। चलिए, तो जनता समझदार है और सोच समझ के ही अपना कैंडिडेट वो चुनती है। रंजन जी, घाटशिला के जो रिकॉर्ड रहे हैं, इस सीट का जो मिजाज रहा है वो क्या कहता है? क्योंकि देखिए कोल्हान का जो इलाका है, जेएमएम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन विधानसभा में किया है इन इलाकों में, तो क्या लगता है रिकॉर्ड को आप देखते हैं और इस बार जिस तरह की हवा बन रही है, फिजा बन रही है, जो जेएमएम का रिकॉर्ड उपचुनाव में रहा है, क्या एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए, जेएमएम के सामने भी एक चैलेंज तो है और वो आसान नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि आसान नहीं है, क्योंकि बाबूलाल सोरेन जब पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उस वक्त आप देखिए तो आपको दिखेगा कि उस समय चंपई सोरेन खुद जो है वो अपने चुनाव में व्यस्त थे, तो इस बार वो पूरा समय दे रहे हैं। इसके अलावा जो जमशेदपुर से सांसद हैं विद्युत वरण महतो, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है इस चुनाव में, क्योंकि देखिए कुर्मी वोट जो है पिछली बार छिटका था जब 2024 में झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ, और उस समय जो है कुर्मी वोटों में सेंधमारी हुई थी और बड़े पैमाने पर हुई थी। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो महतो वोटर्स 5% के आसपास हैं उसमें, और जब आप देखते हैं कि रामदास मुर्मू को कितने वोट आए 4.25% के आसपास, तो ऐसा लगता है कि कुर्मी वोटों में जयराम की पार्टी जेएलकेएम ने पूरी तरह से सेंधमारी कर ली थी। तो इस बार चूंकि विद्युत वरण महतो भी लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में और जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो एक तरह से उनकी भी कोशिश होगी, चूंकि वो भी कुर्मियों के बड़े नेता हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि कुर्मी वोट को वो अपनी तरफ शिफ्ट करें, मतलब कि बीजेपी के लिए उस वोट को जो है बीजेपी के पाले में लाएं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी का मत प्रतिशत जो पिछली बार ही 40% था, उसमें कुछ इजाफा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो आप गैप देख रही हैं वो बड़ा है, क्योंकि 2024 में रामदास सोरेन जो है वो 51.5% वोट लाने में कामयाब हुए थे और जीत का मार्जिन जो है लगभग 22,500 वोटों का था। तो काम उतने से बनना नहीं है। अगर बीजेपी को जीतना है तो ये जरूरी है कि उसके लिए उसको जो आदिवासी वोट हैं उसमें सेंधमारी करनी होगी। जब तक आदिवासी वोटर्स जो है टुवर्ड्स बीजेपी बड़ी संख्या में नहीं आते, तब तक जो है बीजेपी का काम नहीं बन सकता है। अब चूंकि अब आप देखिए तो वहां चंपई सोरेन आदिवासी वोटों को बीजेपी की तरफ मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा हैं वहां पर, मधु कोड़ा हैं वहां पर, तो तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो जोर लगा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी हैं, रघुवर दास ने भी रोड शो किया, तो 5 जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तो लगे ही हैं, जिसमें कि 4 ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं पूर्व के, वो यहां पर कोशिश कर रहे हैं। तो कितना वोट जो है वो उधर से बीजेपी की तरफ आ सकता है, ये एक पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड खुद वहां पर जा रहे हैं, लोगों से उनका भी जनसंपर्क चल रहा है, और जेएमएम ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। जैसे बीजेपी के लिए यह सीट महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ये जेएमएम के लिए भी है, क्योंकि इससे नैरेटिव सेट होना है। और आप ये देखिए कि जेएमएम की तरफ से भी तमाम विधायक और जो मंत्री हैं उनको एक एक क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी गई है,
है कि आप वहां पर सघन प्रचार करें, लोगों से जनसंपर्क करें। तो जेएमएम की कोशिश क्या है? जेएमएम की कोशिश है कि अगर पिछली बार 51.5% वोट मिले थे तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए, उसमें इजाफा किया जाए। तो जेएमएम इस तरह से प्रयास करता हुआ वहां पर दिख रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए जयराम महतो वहां पर हैं। जेएलकेएम को आप कभी भी झारखंड में जो है जिस तरह का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम ने किया है, उसके बाद आप उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। उनकी भूमिका चुनाव में होगी। अब वो कितने वोट लाते हैं? ऐसे तो लगता है कि पिछली बार सिर्फ कुर्मियों के वोट मिले थे, लेकिन जयराम महतो की कोशिश है कि इस बार उनको ट्राइबल वोट्स भी मिलें। और ट्राइबल वोट्स के साथ साथ यहां पर जब आप देखते हैं तो जो ओबीसी वोटर्स हैं उन पर भी उनकी नजर है। अब जो कुर्मी वोटर्स के अलावा जो ओबीसी वोटर्स हैं या फिर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन पर उनकी नजर है। और इस तरह से जो उनकी छवि बनी है पिछले दिनों, जिस तरह से उन्होंने अपना वेतन जो है वो जरूरतमंदों में के बीच बांटा, इन सारी चीजों के वजह से उनकी एक छवि बनी है कि वो सरल हैं और आराम से वो लोगों के लिए अवेलेबल भी हैं। तो उसका वो फायदा उठाना चाहेंगे। चूंकि चैलेंज हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि जेएमएम बीजेपी के लिए, चैलेंज जयराम महतो के लिए भी है कि उनको साबित करना है कि जो ट्राइबल सीट्स हैं, जो एसटी आरक्षित सीट हैं, वहां भी उनकी पकड़ मजबूत है और सिर्फ जो है कुर्मी उनके लिए वोट नहीं करते, ट्राइबल्स भी उनको वोट करते हैं। ये बात साबित करना है और उनको दिखाना है कि हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। तो वो कैसे दिखा सकते हैं? पिछली बार 4.25% वोट आया था, तो इस बार आप निश्चित तौर पर चाहेंगे कि इसको बढ़ाया जाए, डबल डिजिट में लेकर जाया जाए या मुकाबले को पूरी तरह से त्रिकोणीय बना दिया जाए। क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो घाटशिला में कमोबेश आमने सामने का ही मुकाबला हुआ, क्योंकि उस वक्त रामदास मुर्मू जो है सिर्फ 4.25% वोट लेकर आ पाए थे। तो जयराम के लिए भी चैलेंज है यहां पर कि वो अपने वोटों को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, उसमें विस्तार करते हैं और जो क्षेत्र है, जो वोटर्स है, उनके बीच जाते हैं और वो वोट अपने पाले में करते हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला बन रहा है। हालांकि समीकरण की बात हो तो यहां पर जो दिखता है कि आदिवासी वोटर्स जो हैं वो लगभग 48% हैं, 48.29%, और मुस्लिम वोटर्स 8.9% हैं। तो 57 से 58% का आंकड़ा जो है यही बन जाता है। तो इसमें देखिए मुस्लिम वोटर्स तो 8.9% हैं, लेकिन जो यहां पर ट्राइबल वोटर्स हैं 48.29%, जिसमें जो है बहुत बड़ा चंक जो है जो जेएमएम की तरफ जाता रहा है। क्या उसमें बीजेपी या जयराम सेंधमारी कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उस वक्त रामदास सोरेन थे और इस बार उनके नहीं रहने के बाद मुकाबला शायद उस समीकरण को किस तरह अपने पक्ष में कौन करता है, ये भी काफी दिलचस्प होगा। आगे भी चर्चा जारी रहेगी, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनके भी जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। घाटशिला उपचुनाव के घमासान को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। बहुत दिलचस्प इस बार का उपचुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है और सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है, चाहे वो सत्ता में काबिल सरकार हो, जेएमएम हो या फिर चंपई सोरेन हो, सभी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। करिश्मा, इस बार देखिए कुर्मी आंदोलन को जेएलकेएम ने सपोर्ट किया था, खुद जयराम महतो भी आंदोलन में उतरे थे, और ये जो सीट है घाटशिला उपचुनाव, जेएलकेएम के कैंडिडेट हैं, आदिवासी रिजर्व ये सीट है, एसटी रिजर्व सीट है। अब ऐसे में क्या उस आंदोलन का असर उनके कैंडिडेट पर पड़ेगा, वोटिंग पर पड़ेगा, क्या लगता है? जी आशा, देखिए यही सवाल सभी के जहन में तैर रहे थे कि आखिर ये कैसे होगा, आखिर जयराम महतो वहां कैसे मैनेज करेंगे, कैसे प्रचार प्रसार करेंगे। चूंकि हाल ही के दिनों में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो अपने समाज के साथ है, यानी कि कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की जो मांग लगातार जारी थी। और इस बीच जब रेल टेका डहर 6 का आंदोलन हो रहा था, इस बीच जयराम महतो जो है उस आंदोलन में शिरकत किए थे और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जयराम महतो अब अपने समाज के साथ है। उसके बाद आपने देखा होगा कई बयानबाजी भी हुए,
आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जो है वो तेज हो गया था। लेकिन इस बीच देखिए, जब घाटशिला उपचुनाव को लेकर तिथि की घोषणा हुई, चूंकि एसटी रिजर्व्ड सीट है आसिया, और ऐसे में जब ये कहा जा रहा था कि सीधा जो मुकाबला है वो इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच होना है, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि वहां पर जयराम महतो जो है अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन इस बीच जब जयराम महतो की तरफ से यह घोषणा की जाती है कि वहां पर उनके प्रत्याशी रामदास मुर्मू चुनावी मैदान में होंगे, तो सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर जयराम महतो वहां पर जाकर प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, क्योंकि आदिवासी और कुर्मियों के बीच आपने देखा होगा जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि आदिवासियों की तरफ से यह कहना था कि वो उनकी मांग है, लेकिन उनकी मांग जायज नहीं है। कल हमने जब जयराम महतो से बातचीत की आसिया की ये एसटी रिजर्व्ड सीट है, और जिस तरीके से जेएलकेएम की तरफ से जो स्टैंड लिया गया था, यानी कि जयराम महतो ने कहा था कि वो अपने समाज के साथ है, तो आखिर यहां पर वो किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता की तरफ से रिस्पांस कैसा मिल रहा है। तो उनका यही कहना था कि जब वो घाटशिला में एंट्री लिए, तब उनका कहना था कि आदिवासी महिलाओं के तरफ से रीति रिवाज से उनका स्वागत किया गया, और उनका कहना था कि पहले वो ये सोचकर जरूर आए थे कि यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं होगी, लेकिन उनका कहना है कि जब वो घाटशिला पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है। साथ ही उनका कहना था कि वो मुद्दा बिल्कुल अलग है, वो मुद्दा एसटी और कुर्मियों का है, लेकिन ये जो मुद्दा है ये विकास का मुद्दा है। उनका कहना था कि हम लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव हो। साथ ही हमने ये पूछा आसिया कि यहाँ पर उन्हें कितनी मुश्किलें हो रही है, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। तो उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिस लोगों के बीच वो जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता की तरफ से रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है। तो उनका कहना है कि जो पिछले बार गलती हुई थी, यानी कि 2024 में रामदास मुर्मू ही चुनावी मैदान में थे, 8000 वोट उनको मिली थी, तो ऐसे में उनका कहना है कि पिछले बार कई शिकायतें आई थी कि उनके जो प्रत्याशी है वो जनता से रूबरू नहीं हो पाए थे, 1-to-1 बातें नहीं हो पाई थी। लेकिन उनका कहना है कि इस बार मैं फ्री हूं, बिल्कुल यहां पर आकर सभा को संबोधित कर रहा हूं, तो यहां पर भीड़ से ये जरूर पता चल रहा है कि यहां के लोग सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं आसिया कि ये मुद्दा जरूर होगा, लेकिन यहां पर जयराम महतो ने आश्वस्त किया है कि जब वो यहां पर घाटशिला पहुंचे तब आदिवासी महिलाओं ने उनका स्वागत किया, भव्य तरीके से स्वागत हुआ। तो उनका कहना है कि आदिवासी हमसे नाराज नहीं है, वजह सिर्फ यही है कि वो मुद्दा अलग है और घाटशिला उपचुनाव का जो मुद्दा है ये बिल्कुल अलग है। जी रंजन जी, जब हेमंत सरकार थी इससे पहले, तब उपचुनाव हुए और नतीजा जेएमएम के पक्ष में रहा, और जिनका निधन हुआ उनके बेटे या पत्नी को मंत्री बना दिया गया, उसके बाद उपचुनाव हुआ। इस बार ये काम नहीं किया गया है, तो क्या लगता है जो रिकॉर्ड था उपचुनाव में जेएमएम की जीत का, इस बार मंत्री नहीं बनाने से कहीं थोड़ा सा जनता के मन में या वोटर्स के मन में ये खटक रहा होगा? देखिए, आमतौर पर उपचुनाव में जब किन्हीं के निधन के बाद चुनाव होता है और अगर उनके परिवार से कोई सदस्य हो तो आमतौर पर उनकी जीत हो जाती है। उपचुनाव में सिंपैथी वोट का बड़ा ही योगदान होता है कि वो किसके तरफ जाता है। लेकिन जैसे आप रामगढ़ के उपचुनाव की वो याद कीजिए, तो उस वक्त जो है बाजी पलट गई थी, वहां पर जो है बाजी पलट गई थी। तो ये चीजें जो है वो चूंकि एक दूसरा मामला था, वहां पर कोई सिंपैथी जैसी कोई बात थी नहीं, तो वो चीज वहां पर नहीं दिखा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब बंधु तिर्की की जो विधायकी गई थी, तब फिर जो है उस समय जो रिजल्ट आया वो आपको जो है आपको कांग्रेस के फेवर में आया। तो ये चीजें जो है कई बार चुनाव में इस तरह से देखने को मिलती हैं, लेकिन आमतौर पर कभी कभी चीजें बदल भी जाती हैं। लेकिन अगर किन्हीं का निधन हुआ है और उनके परिवार से जो है कोई चुनाव में खड़ा होता है, तो एक सिंपैथी का जो वोट होता है वो उनकी तरफ जाता है। इसलिए आप बाई इलेक्शंस में ज्यादातर अवसरों पर देखिएगा कि उन्हीं की फैमिली से प्रत्याशी भी बनाए जाते हैं। तो ये चीज देखती है। देखिए, यहाँ का जो चुनाव है घाटशिला का, वो दिलचस्प है, क्योंकि देखिए 2024 में जो वोटर्स थे, अभी जो है कुछ वोटर्स नए इसमें जुड़ गए हैं। और मैं देख रहा था कि जो 18 से 29 वर्ष की आयु, 18 से 19 में जो है 16,178 वोटर हैं, लेकिन जब आप 18 से 29 वर्ष का जो आयु वर्ग है वहां पर देखें तो लगभग 77,500 वोटर्स जो हैं वहां पर हैं।
उनका रवैया क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि जो इस उम्र में जो वोटर्स होते हैं उनके लिए जो नौकरी होती है, रोजगार होता है, वो एक मुद्दा बनता है। तो इनका रवैया क्या है वो देखना होगा। और जब आप 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में जाइएगा तो लगभग 1.5 लाख वोटर्स जो है वो आपको 18 से आपको 40 साल के वर्ग में ही दिख जाएगा। तो टोटल वोटर्स अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो वो 2,55,823 है, उसमें से 1.5 लाख जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में ही है। तो इनका रुझान किस तरफ जाता है, और इसीलिए मैंने कहा कि आप जयराम को आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। युवाओं में उनकी एक छवि है जिसका कि लाभ वो उठाना चाहते हैं। तो अब यही चीज देखना है कि इस बार जो वोटिंग पैटर्न है वो किस तरह का रहता है। क्या पिछली बार जैसा ही रहता है? अगर वैसा रहता है तो जेएमएम को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, वो आराम से इस सीट को निकाल लेगा। देखिए, बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। दोहरी चुनौती इसलिए है क्योंकि एक तो जेएमएम का जो वोट है या वोट बैंक कह लीजिए वो बहुत इंटैक्ट है, सशक्त है, और उसमें सेंध लगाना आसान नहीं है। कमिटेड वोटर्स हैं, तो उसमें जब सेंध लगेगा नहीं तब आप दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जयराम की चुनौती भी बीजेपी के लिए ज्यादा है, क्योंकि जयराम जो है कुर्मी वोटर्स को तो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे ही, और जिन युवा वोटर्स की हमने अभी बात की जो कि 18 से 40 वर्ष के बीच के हैं, 1.5 लाख वोटर्स, उनको भी जयराम महतो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर इसलिए बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है, और ये बात बीजेपी भी बखूबी समझती है, और यही वजह है कि 5 पूर्व मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए आए। उसकी एक वजह यह भी है कि उड़ीसा और बंगाल का बॉर्डर जो है वो घाटशिला से सटता हुआ रहता है, तो वहां पर चूंकि उड़िया और बंगाली लोग भी अच्छी संख्या में हैं, तो उसका लाभ बीजेपी उठाना चाहती है। राष्ट्रीय पार्टी है तो चूंकि संगठन बड़ा होता है, तो उड़ीसा से भी लोग आ रहे हैं, बंगाल से भी जो है बड़े बड़े बीजेपी के नेता यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी प्रचार किया है। तो बीजेपी की कोशिश है कि जितना वोट वो बढ़ा सके वो बढ़ाए। प्लस देखिए, मैं बार बार इस चीज को देख रहा हूं कि आप चंपई सोरेन जो हैं वो एक की प्लेयर हैं इस चुनाव के लिए, क्योंकि आप बाहर में शहरी इलाके में देखें तो वहां तो बीजेपी की कुछ जगह रहती है, लेकिन जो सुदूर गांव है, चंपई सोरेन सुदूर गांवों तक जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, और वहां पर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। और यह क्षेत्र उनके लिए पुराना रहा है, आंदोलन यहां करते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चंपई सोरेन को सभी जानता है, इस क्षेत्र में टाइगर के नाम से जाने जाते रहे हैं। तो जब वो पर्सनली लोगों तक पहुंचेंगे उसके बाद क्या कुछ बदलता है, ये एक महत्वपूर्ण जो है वो इस चुनाव में फैक्टर साबित होने वाला है। तो मुझे लगता है कि घाटशिला में जो है चुनावी समीकरण अगर आप ऊपरी तौर पर देखें, जेएमएम को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है, जेएमएम की तरफ से भी और जयराम महतो की तरफ से भी। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला अब घाटशिला का बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है इन तीनों प्रत्याशियों में बाजी कौन मारता है और जनता किस पर भरोसा करती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।